तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो एस्टेट टीजीटी साइंस है, उसकी सीरीज चल रही थी। तो फाइबर टॉपिक लास्ट क्लास में किया था। तो आज हम जो मैं आपको करा रही हूँ वो करा रही हूँ ग्रेविटेशन। ये एक फिज़िक्स का टॉपिक है। तो ये टॉपिक मैं पहले भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो जो भी कैंडिडेट चैनल से जुड़ रहे हैं तो वो मतलब प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, डिफरेंट प्लेलिस्ट है। टीजीटी साइंस की केमिस्ट्री में के नाम से है, बायोलॉजी के नाम से है और फिज़िक्स के नाम से है। तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैंने उसमें वही टॉपिक आपको करा रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आज ग्रेविटेशन टॉपिक है, इसको मैं फिर उठा रही हूँ क्योंकि ये ना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने तब भी आपको बोला था कि ग्रेविटेशन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। और जो कैंडिडेट DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इन वीडियोस को यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन भी यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि 9th और 11th दोनों क्लासों में आता है ग्रेविटेशन टॉपिक फिज़िक्स के अंदर। तो मैंने दोनों का मिक्स मैच करके मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर प्रीवियस ईयर भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात आती है कि ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है। तो देखो क्या होता है कि यूनिवर्स के अंदर जब कोई भी दो पार्टिकल्स है, एनी टू पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जिस फोर्स के थ्रू एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। दिया किसने था? न्यूटन ने दिया था, ये आप जानते हो। छोटी क्लास में आपने पढ़ लिया 6th-7th में कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठा था, चाय पी रहा था, एप्पल गिर गया। तो वहाँ से उसने देखा कि भाई एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वो आपको पता है, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि न्यूटन है वो ग्रेविटेशन फोर्स को लेकर आए थे, ठीक है। अब आती है न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बारे में क्या बोला। तो देखो न्यूटन की जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला जाता है। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? मैंने बोला कि कोई भी दो पार्टिकल है, ठीक है, एक का मास है m1 और एक का मास है m2, ठीक है। तो ये जो दोनों बॉडी है ये यूनिवर्स के अंदर है, ये एक दूसरे को क्या करेगी, एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। तो वो फोर्स क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा इन बॉडीज़ के मास के, ठीक है। इन बॉडी का जो मास होगा उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दो बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस है उसके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने दिखाया आपको कि ये एक ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, इसका मास ma है और इसका मास mb है। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो फोर्स होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। जब हम इन दोनों लोगों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? MB अपॉन में r²। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते थे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं G, और G होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है और इसका जो मतलब इसकी यूनिट है वो भी आपसे पूछ ली जाती है। तो क्या होता है देखो, ये होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। अब इसकी यूनिट क्या है पीछे देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैसे निकला देखो, यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या बनता है देखो, यहाँ से हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो FR² हो जाएगा, ठीक है। और m जो मास होंगे वो दोनों कहाँ जाएंगे? नीचे, है ना। इसको हमने रीअरेंज कर दिया। अब आपको पता है क्या, जो फोर्स होता है इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आर क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा हम किस में लेते हैं? मीटर में, यानी MK सिस्टम हम हमेशा कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो मीटर रहेगी इसमें डिस्टेंस की यूनिट डिवाइडेड बाय, अब मास की यूनिट क्या है? MK सिस्टम में किलोग्राम है ना, और इसमें भी क्या होगी? किलोग्राम। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे किलोग्राम है। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होगी, तो दोनों की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो क्या बनी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी ये क्या बन गई? यूनिट बन गई, ठीक है। तो अब हमने पढ़ा क्या कि F जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के, यानी जैसे जैसे दो बॉडी के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या होगा? कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन।
ये जो लॉ होती है ये एप्लीकेबल होती है यूनिवर्स में हर बॉडी के लिए, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है, सेंटर फोर्स है, ठीक है। और ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। जी की वैल्यू, जी को डिस्कवर किसने किया था, न्यूटन ने डिस्कवर किया था, लेकिन जो इसकी वैल्यू है वो उसको किसने डिस्कवर किया था, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है, मतलब जो कांस्टेंट होता है जी ग्रेविटेशन, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती, बॉडी का नेचर, उसके साइज है उस पर ये डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये कैसा फोर्स है, सेंटर फोर्स है, ठीक है। कैसा फोर्स है, सेंटर फोर्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि इसमें दो बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी अपना फोर्स इस पर लगाएगी तो बदले में ये वाली बॉडी है अपना फोर्स इस पर भी लगाएगी। मैंने बोला कि ये जो बॉडी है ये 1 है और ये बॉडी है 2 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये बॉडी क्या करेगी, 1 बॉडी, ठीक है, इस सेकंड वाली पर क्या करेगी, अपना फोर्स एक्सर्ट करेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये वाली जो बॉडी होगी, ठीक है, इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा भाई, 2 अपना फोर्स लगाएगी 1 पर, ठीक है। अब ये इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों फोर्स क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लिखा हुआ है। उसके बाद ये जो वैलिड होता है केवल हैवी बॉडी के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आती है इसकी डायमेंशन, जी की डायमेंशन होती है वो कैसे होती है, देखो डायमेंशन इसकी क्या होती है, m-1 L3 T-2। अब ये निकली कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। देखो हमें पता है एक फॉर्मूला Fg m1m2/r² जो अभी पढ़ा है। यहाँ से जब g की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, FR² में m1 इंटू m2, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है हमारे पास में, मास इंटू एसिलरेशन, और एसिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा ये भाई, ये आएगा m dv/dt, और वेलोसिटी की जगह जब वैल्यू रखेंगे तो d/dt, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, dx/dt। तो यहाँ से जब इसको हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, m² d² x/dt², ठीक है। तो मास m क्या है यहाँ पे, ये तो क्या है, मास है, तो इसका तो सिर्फ क्या होगा m1, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मीटर में, तो ये क्या होएगा मीटर। नीचे क्या है हमारे पास, टाइम का स्क्वायर, यानी ये क्या रहेगा, सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, सेकंड का स्क्वायर, यानी mlt में क्या बनेगा, ये t का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट किया, तो ठीक है। तो यहाँ से ये m1 था, L1 था, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो L में रहेगी, और टाइम है t, तो mlt की फॉर्म में ये t टाइम होता है, L डिस्टेंस होती है, और m क्या होता है भाई, मास, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे इसको तो ये ऊपर जाके शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, m1 L1 और क्या बनेगा t-2। अब इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, m-1 L3 T-2। ये क्या हो गई, ग्रेविटेशन की डायमेंशन, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम कंसिडर करें कि दोनों बॉडी है उसका मास यूनिट है, ठीक है, यानी हमने मान लिया कि m1 है बॉडी, जो इसका मास भी 1 है, और सेकंड बॉडी इसका मास भी 1 है, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। तो जब हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे फोर्स किसके बराबर आएगा, जी के इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये न्यूमेरिकली इक्वल होता है किसके, ग्रेविटेशन कांस्टेंट के, ठीक है। तो ये कब इक्वल होंगे दोनों, ये दोनों इक्वल होंगे जब यूनिट मास होगा, ठीक है, और रेडियस होगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी के कारण एसिलरेशन। तो क्या होता है, देखो इसकी जो आपको डेफिनेशन है पहले ये पता होनी चाहिए। आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर क्या होता है, हर बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। भाई पानी है, पानी हमेशा क्या होगा, मतलब जैसे मान लो आप पाइप लगा रहे हो और पाइप से आप पानी को ऊपर की तरफ कर रहे हो, आपने देखा कि पानी हमेशा नीचे की तरफ गिरता है। हमेशा कोई भी चीज़ अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। बॉल को आप फेंक रहे हो, बॉल नीचे आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी बॉडी में, ठीक है, अट्रैक्शन के कारण, अब वो अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है, अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उसके कारण, अट्रैक्शन के कारण जब बॉडी में जो एसिलरेशन प्रोड्यूस होता है
तो वही क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, g इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। जी क्या है ये आपको पता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम है मास, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से कैसी क्वांटिटी हो गई, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यूनिट अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डायमेंशन इसकी क्या होगी, m0l1t-2। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके जो डायमेंशन है वो क्या होगी, m0l1t-2, ठीक है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कभी कभी ये 10 भी ले ली जाती है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, g इक्वल टू एफ अपॉन एम। आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब आता है g और g के बीच में डिफरेंस क्या होता है। g क्या होता है हमारा, स्मॉल g ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और बड़ा कैपिटल G क्या होता है यहाँ पे, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो g की वैल्यू तो क्या होती है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी करती है, आपने पढ़ा होगा अर्थ की सरफेस पर 0 होती है, ठीक है। जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से मतलब ऊपर की साइड जाएंगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो जी की वैल्यू क्या होती है, जो ग्रेविटी की वैल्यू, ये तो प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है। जैसे पोल पर मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू आप यूनिवर्स में कहीं भी जाओ ये हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। जी की जो वैल्यू होती है ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी जो यूनिट एक्सीलरेशन की होती है, आपने पढ़ा है ना एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है भाई, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे टाइम है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो जी होती है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी नीड होती है, जबकि ये हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट मैंने बताई दी, इसकी क्या होती है, जो एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आता है जो एक्सीलरेशन है, मतलब जो जी है, इसकी वैल्यू में वेरिएशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यहाँ से न्यूमेरिकल है वो पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि हाइट के साथ में जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, ठीक है। तो हाइट के साथ में यहाँ पर जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा, तो यहाँ से देखो मैंने बोला कि ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक ह्यूमन खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या है भाई, यहाँ से क्या है, इसके रेडियस हमने मान ली अर्थ की रेडियस है आर, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन है ये अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है, और अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो जब हाइट के साथ में क्या होता है, वेरिएशन करती है जी की वैल्यू, कितनी वेरिएशन करती है, ये आती है जी डैश इक्वल टू जी 1-2h अपॉन आर, ठीक है। आपको सीधा ये याद रखनी है, और इसकी एक वैल्यू आपको और याद रखनी है, कौन सी वाली, देखो ये मैंने न्यूमेरिकल में करवा भी रखी है, इसकी वैल्यू है ये वाली, ठीक है। ये नोट कर लेना, ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1+h अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर होते जाएंगे, ठीक है, तो वैसे वैसे क्या होगा, जो जी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो हमने पता है कि जी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर स्क्वायर के। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो न्यूमेरिकल पूछा गया था, वो यहाँ से न्यूमेरिकल क्या पूछा गया था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है न्यूमेरिकल, ये कह रहा है फाइंड द हाइट अबोव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस से आपको हाइट पता करनी है, ठीक है। तो जहाँ पे जी है उसको 16% है वो ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। 16% ऑफ जी एट द सरफेस, यानी सरफेस पर जो जी की वैल्यू है उससे 16% है वो जी ड्रॉप होता है। तो आपको पता करनी है कि अर्थ की सरफेस के ऊपर है वो हाइट क्या होगी, ठीक है। तो सीधा सीधा इसने क्या कह रखा है, क्या कहा है कि सरफेस पर जो वैल्यू है वो जी है, ठीक है। और जो जी हमारा ड्रॉप कर रहा है, तो मैंने माना कि वो क्या है, जी डैश। अब ये कह रहा है कि 16% है किसका, जी का। तो यहाँ से 16% का मतलब क्या होगा, 16 अपॉन में 100,
ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई, अर्थ की सरफेस से भाई जो हाइट के साथ जो वेरिएशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो जी डैश की वैल्यू कितनी दी हुई है 16 अपॉन में 100 जी। यहाँ से जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जी से जी क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ से इसको कट करेंगे 4 की टेबल से तो 4 अपॉन 25 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे तो ये क्या आएगा 25 अपॉन 4। तो यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर ये क्या बन जाएगा, न्यूमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो जब ये इक्वल के इधर जाएगा तो इसका रूट बनेगा। ठीक है, और हमें पता है रूट 25 अपॉन 4 क्या बनता है 5 अपॉन 2। तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या होगा 5 अपॉन 2 किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर। तो यहाँ से एच अपॉन आर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बनेगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू एच अपॉन आर। इसने हाइट पूछी है तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3/2 इंटू आर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये मैंने मेरी बुक के अंदर है वहाँ से लिया है। ये कह रहा है कि व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट हाइट ऑफ 1/10 ऑफ इट्स रेडियस फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, मतलब फ्रॉम सरफेस है। ठीक है, अर्थ की सरफेस से ये 1/10 की हाइट है। तो ये बता रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है। ठीक है, और जी का मान इसने दे रखा है। अब मैंने आपको बताया कि भाई हाइट के साथ जब वेरिएशन होता है तो जी डैश की वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी डैश इक्वल टू जी अपॉन में 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका नहीं होगा। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो हाइट है, ठीक है, वो कितना है 1/10 है, किसकी, अर्थ की रेडियस का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं h इक्वल टू आर अपॉन 10, क्योंकि इसने बोला है कि जो हाइट है ये क्या है, अर्थ की रेडियस का 10 है। ठीक है, तो 10th पार्ट है इसका। तो यहाँ से हम यह क्या करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे। तो h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आर ई अपॉन में 10, तो आर ई से कट जाएगा तो क्या बनेगा ये। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जी डैश इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 100 जी अपॉन में 121। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको निकालेंगे तो क्या आएगा जी डैश। अब जी की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 9.8। तो यहाँ से इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 8.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो जितने भी प्रीवियस ईयर बने थे उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो करवा दिया है। ठीक है, अभी तो हमें और भी यहाँ पर पढ़ना है जी का वेरिएशन। ठीक है, जी का वेरिएशन डेप्थ के साथ, यानी जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस के अंदर जाएंगे तो जी कैसे वेरिएट करेगा। ठीक है, अर्थ की जब रोटेशन होगी तो जी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रेविटेशन को कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।